ये कहानी है एक जासूस बंदर की जो न सिर्फ एक लड़की को बचाता है बल्कि एक पूरे देश को भी। डार्क सिनेमा पेश करते हैं स्पाई मेट। दोस्तों, फिल्म शुरू होती है 1994 से, जहाँ पे हमें अरेबियन डेजर्ट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक चिंपैंजी को दिखाते हैं जिसका नाम मिंकी होता है और वो आगे बढ़ता है, उसे एक कैंप नज़र आता है। जब वो उस कैंप के ऊपर चढ़ करके उसके अंदर देखता है तो वहाँ पर एक आदमी को बंदी बनाया गया होता है और तभी वहाँ पर एक दूसरा आदमी आता है और वो वहाँ पे रखी एक मिसाइल को एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद मिंकी उस आदमी के ऊपर हमला करके उसको बेहोश कर देता है और वहाँ पे बंदी हुए आदमी को बचाता है। तभी हमें पता चलता है कि इसका नाम माइक है और मिंकी और माइक एक साथ काम करते हैं। वो दोनों वहाँ पे रखी हुई मिसाइल को तबाह करते हैं और वहाँ के लोगों से लड़ करके एक पैराग्लाइडर के ज़रिए वहाँ से बच निकलते हैं। वहाँ पे हमें पता चलता है कि माइक और मिंकी का ये आखिरी मिशन था और अब वो दोनों रिटायर हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि माइक की एक बेटी है जो कि अभी बहुत छोटी है और उसे उसकी परवरिश करनी है। इतना कहने के बाद माइक मिंकी से कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे छोड़ूंगा जहाँ पे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अब कहानी आती है 10 साल आगे। यहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम अमीलिया है और ये माइक की बेटी है। अमीलिया साइंस में बहुत माहिर होती है और उसने अपने पिता की मदद से एक आविष्कार किया है जो कि है एक ऑक्सीजन आयोडाइज्ड लेजर ड्रिल का, और जिसके लिए उसे आज स्कूल में उसे सम्मानित किया जाएगा, जहाँ पे दुनिया की दो सबसे मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर फार्ली और डॉक्टर एमोर आने वाले हैं। अमीलिया अपने डैड के साथ नाश्ता करती है और वो नाश्ते में हमेशा जले हुए टोस्ट खाना पसंद करती है जो कि उसकी माँ को भी बहुत पसंद थे। और नाश्ता करने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल के लिए निकल जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि कोई अनजान आदमी अमीलिया की चुपके से एक फ़ोटो खींचता है, पर अमीलिया इसे देखकर भी नज़रअंदाज कर देती है और वहाँ से अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। आगे हमें एक सर्कस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि मिंकी अब एक सर्कस में काम करता है और वहाँ पे उसके कई दोस्त भी हैं जो कि उसके साथ सर्कस में काम करते हैं। और इसके बाद ये सीन कट होकर के सीधे अमीलिया के स्कूल की तरफ मुड़ जाती है। वहाँ पे हम देखते हैं कि अमीलिया अपने ड्रिल को ठीक करने की कोशिश करती है और जब वो उसे स्टार्ट करती है तो वो शॉर्ट होने लगता है। तभी वो अपना इलास्टिक हेयर बैंड निकालती है और उसमें लगाती है और उसके बाद उसकी ड्रिल काम कर जाती है। और उसके बाद वो वक्त आता है जब उसे सम्मानित किया जाएगा एक अवार्ड दे करके, और वहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर फार्ली आते हैं पर डॉक्टर एमोर वहाँ पर मौजूद नहीं होती हैं। और डॉक्टर फार्ली अमीलिया से अपने इस आविष्कार को दिखाने के लिए कहते हैं। वो सबके सामने उसे चला करके दिखाती है और उसके फ़ायदे बताती है। और उसके बाद डॉक्टर फार्ली अमीलिया को नेशनल साइंटिफिक अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करते हैं। ये पल अमीलिया के लिए और उसके पिता के लिए एक बहुत ही अच्छा पल होता है। वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। बाहर जाने के बाद अमीलिया के पिता डॉक्टर फार्ली से मिलते हैं और वहाँ पर चुपके से डॉक्टर फार्ली उसके पिता का एक छोटा सा मोमेंट रिकॉर्ड कर लेता है। वो ऐसा क्यों करता है ये हमें आगे पता चलेगा। अमीलिया अगले दिन नाश्ता करती है और वहाँ पर डॉक्टर फार्ली उसके घर के बाहर आते हैं उसे ले जाने के लिए। दरअसल डॉक्टर फार्ली अमीलिया की मदद चाहते हैं अपने एक टॉप सीक्रेट मिशन के लिए और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। अमीलिया डॉक्टर फार्ली के साथ उनके कार में बैठ करके निकल जाती है और वहाँ पर डॉक्टर फार्ली अमीलिया को बताते हैं कि उन्होंने उसके ड्रिल का एक बड़ा मॉडल बनाया है पर वो उसे स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसे स्टार्ट करने के लिए उन्हें अमीलिया की मदद चाहिए। अमीलिया ये सब सुन करके काफ़ी खुश होती है और वो डॉक्टर एमोर के बारे में पूछती है और डॉक्टर फार्ली उसे झूठ बताता है कि हाँ, हमने उस ड्रिल को डॉक्टर एमोर ने मिल करके बनाया है। तभी अमीलिया डॉक्टर फार्ली से पूछती है कि वो ड्रिल कहाँ पर है। तभी डॉक्टर फार्ली उसे बताता है कि वो जापान में है और हम वहीं पर जा रहे हैं। ये सुन करके अमीलिया शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मुझे डैड से बात करनी होगी। तभी डॉक्टर फार्ली उसे झूठ कहता है कि वो इस सब कुछ पहले से जानते थे और वो तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहते थे, और वो अपने एक सैटेलाइट थीम पर उससे बात करने के लिए भी कहता है जहाँ पर उसके डैड उससे बात करते हैं। ऐसा कैसे हो पाता है ये हमें आगे पता चलेगा। आगे जाने पर डॉक्टर फार्ली उसी आदमी से मिलता है जिसने अमीलिया की फ़ोटो चुपके से खींची थी और उसके बाद वो उसे बताता है कि उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला और अब वो उसे लेकर के जापान जा रहा है। और जाने से पहले डॉक्टर फार्ली अपने उस आदमी से कहता है कि आज ही उसके पास
उसके बाप के पास चले जाओ और वो पैकेट पहुंचाओ। और वो वहां से जाता है उसके पास वो पैकेट पहुंचाने के लिए। अमेलिया के पिता के पास वो पैकेट पहुंचता है और वो उसे खोलता है और उसमें एक पोर्टेबल डिवाइस होता है जिसको खोलने पर एक वीडियो प्ले होता है जिसमें डॉक्टर फार्ली बताता है कि मैं तुम्हारी बेटी को इस मुल्क से बाहर ले जा रहा हूं और तुम उस तक नहीं पहुंच सकते और पुलिस को कांटेक्ट मत करना वरना तुम अपनी बेटी को कभी देख नहीं पाओगे। माइक ये सब कुछ देख करके वो समझ जाता है कि अमेलिया बहुत बड़े खतरे में है और वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है और वो फिर से जासूस बनने के लिए तैयार हो जाता है। और वहाँ से निकल करके वो सीधे मिंकी के पास जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरी बेटी अमेलिया किडनैप हो चुकी है। और जब वो लोग ये सारी बातें कर रहे थे तो उसके सर्कस के जो उसके साथी थे वो सारे लोग ये बातें सुन जाते हैं और वो लोग भी मदद के लिए तैयार होते हैं। और वहाँ से निकल करके वो लोग सीधे अपने ऑफिस पहुँचते हैं। वहाँ पे मिंकी के लिए कुछ गैजेट्स रखे होते हैं और वो मिंकी के सारे गैजेट्स ले करके वहाँ से निकल जाते हैं। पर मिंकी के दोस्त जो कि उसके साथ सर्कस में काम करते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि मिंकी एक जासूस कैसे बना। तभी माइक की पार्टनर एडिथ बताती है कि माइक एक खुफिया अंडरग्राउंड स्पाई नेटवर्क में जासूस का काम करता था और वो एजेंसी एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जिसका नाम था प्रोजेक्ट स्पाईमेट, जहाँ पे बंदरों को जासूस बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्होंने कई बंदरों को ट्रेनिंग दी पर एक बहुत ही तेज़ था और वो था मिंकी। पर उस एजेंसी ने किसी वजह से ये काम रोक दिया और मिंकी को बाकी सभी बंदरों की तरह एक स्टोरेज में फेंक दिया। और जब माइक को जासूसी का काम मिला तब उसने मिंकी को आज़ाद किया। पर एजेंसी वाले नहीं चाहते थे कि मिंकी रूसियों के हाथ लग जाए। बहुत लोगों को मिंकी के बारे में पता चल गया था और वो उसे पकड़ना चाहते थे, जिसकी वजह से माइक पर हमला भी हुआ पर मिंकी ने उसे बचा लिया। जिस दिन मिंकी ने माइक की जान बचाई थी एजेंसी ने उसे माइक का पार्टनर बना दिया और जिस दिन वो दोनों रिटायर हुए दोनों ही एक कामयाब जासूस कहलाते थे। और इसी दौरान मिंकी उस सर्कस में शामिल होने चला गया। अब कहानी का अगला सीन आता है और हम देखते हैं कि माइक जमाइका पहुंच गया है और वहां पे वो मिलता है डॉक्टर एमोर से और माइक डॉक्टर एमोर से अमेलिया के बारे में सब बता देता है। तब डॉक्टर एमोर माइक से बताती है कि डॉक्टर फार्ली ने जो ड्रिल बनाया है उसमें कुछ खराबी है जिसे ठीक करने के लिए उसे अमेलिया की ज़रूरत है। डॉक्टर एमोर बताती है कि डॉक्टर फार्ली और मैं उसी ड्रिल पर काम कर रहे थे पर डॉक्टर एमोर को पता चल गया कि इसमें बहुत खतरा है। अगर वो ये ड्रिल शुरू करते हैं तो ये पूरा देश जापान नष्ट हो जाएगा। इसके बाद माइक डॉक्टर एमोर से कहता है कि मुझे अपनी बेटी को ढूंढना है। डॉक्टर एमोर कहती है कि मैं आपकी मदद करूंगी। तब डॉक्टर एमोर और माइक जमाइका से निकलते हैं। इसी दौरान एडिथ को डॉक्टर फार्ली के फार्म हाउस का पता चल जाता है और वो माइक के पास वीडियो कॉल के द्वारा बताती है कि मुझे डॉक्टर फार्ली के फार्म हाउस का पता चल गया है। और वहीं पे माइक बताता है कि मेरे साथ है डॉक्टर एमोर और हमें पता चल गया है कि अमेलिया जापान में है और हम टोक्यो जा रहे हैं। आगे हम देखते हैं डॉक्टर फार्ली अमेलिया के पास पहुंचता है और वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ समझ में आया। पर अमेलिया डॉक्टर फार्ली से बताती है कि मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। तभी डॉक्टर फार्ली उसे कहता है कि मुझे कुछ काम है और मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। तभी अमेलिया कहती है कि मुझे अपने डैड से बात करनी है। डॉक्टर फार्ली कहता है कि ठीक है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि मिंकी के दोस्त जो कि उसके साथ सर्कस में काम करते हैं वो डॉक्टर फार्ली के फार्म हाउस पहुँचते हैं। वहाँ पे उन्हें उस ड्रिल साइट के कुछ ब्लूप्रिंट्स मिलते हैं जिसे लेकर के वो एडिथ के पास चले जाते हैं। और तभी डॉक्टर फार्ली अमेलिया से उसके डैड की बात करवाता है। अमेलिया अपने डैड से कहती है कि यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है पर उसके डैड कहते हैं कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो और तुम अपना काम ख़त्म करके जल्दी लौट आना। आगे हम देखते हैं कि माइक और डॉक्टर एमोर टोक्यो पहुंच गए हैं और वहां वो एक होटल में चेकआउट करते हैं और वहां पे वो लोग आगे का काम करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिस आदमी ने अमेलिया की फ़ोटो चुपके से ली थी वो यहाँ भी पहुँच जाता है। माइक, मिंकी और डॉक्टर एमोर अपना काम ख़त्म करते हैं और रात में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह मिंकी उठता है और वो जब खिड़की से बाहर देखता है तो उसे वही आदमी नज़र आता है जो उनका पीछा कर रहा है और वो एक स्केटबोर्ड ले करके बाहर रोड पे चला जाता है और वहाँ पे वो उस आदमी को चिढ़ाता है जिसकी वजह से वो बाइक से बहुत तेज़ी से उसका पीछा करता है और उसका एक्सीडेंट होता है और वो एक तालाब में जा कर के गिरता है। और
और इसी दौरान वो आदमी डॉक्टर फार्ली के पास फ़ोन करके ये सब कुछ बता देता है कि उसका बाप और वो सारे लोग जासूस हैं और वो लोग अपनी बेटी को ढूंढते हुए जापान तक चले आए हैं। डॉक्टर फार्ली अपने आदमी से कहता है कि तुम उन लोगों पे नज़र रखना और कल मैं लड़की को टोक्यो से लेकर के निकल जाऊंगा। उसके बाद वो आदमी वहाँ से डॉक्टर फार्ली के ऑफिस के लिए निकलता है और उसके लिए वो टैक्सी लेता है। उसी टैक्सी का पीछा करके मिंकी भी उसके साथ उस ऑफिस तक पहुँच जाता है और वहाँ पे माइक भी पहुँचता है। माइक ऑफिस के बाहर देखता है तो उसे एक वेटर नज़र आता है और वो उस वेटर को चुपके से एक गाड़ी में बंद करके उसके कपड़े पहन लेता है और उसकी ट्रॉली ले करके ऑफिस के अंदर घुस जाता है। साथ में वो आदमी भी होता है जो उनका पीछा कर रहा था, पर भेष बदलने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाता है। और उसी ट्रॉली के नीचे मिंकी भी छुपा रहता है जो उनके साथ लिफ्ट के अंदर चला जाता है। लिफ्ट के अंदर मिंकी उस ट्रॉली से बाहर आता है और माइक को पता चलता है कि मिंकी यहाँ पर है। और उसके बाद जैसे ही वो लोग लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक लेता है और ऊपर जाने से मना करता है और कहता है कि तुम्हें वापस जाना होगा। इसी दौरान माइक चुपके से मिंकी को इशारा कर देता है जिसकी वजह से वो ट्रॉली से बाहर निकल जाता है और माइक वापस चला जाता है और मिंकी एक स्टोर रूम के जरिए ऊपर निकल जाता है। वहाँ पे अपने एक डिवाइस से वो वहाँ के लोहे को काटता है और वहाँ से निकल जाता है। अभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और वहाँ पे डॉक्टर फार्ली अमीलिया पहुँचते हैं और वहाँ पे वो आदमी भी आता है जो उनका पीछा कर रहा था। और उसके बाद डॉक्टर फार्ली उससे कहते हैं कि उस पर नज़र रखना और उसके बाद अमीलिया को लेकर के वो हेलीकॉप्टर से जाने लगता है। मिंकी ये सब देख रहा होता है और उन लोगों के जाने के बाद मिंकी दौड़ करके उस हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ जाता है और उसी हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठ जाता है। और मिंकी को हेलीकॉप्टर पे बैठते हुए माइक देख जाता है और जिसके लिए वो बहुत खुश होता है और वहाँ से निकल करके वो सीधे डॉक्टर एमोर के पास पहुँचता है। वहाँ पे एडिथ का वीडियो कॉल आता है जिसमें वो बताती है कि माइक तुम जल्दी से वहाँ निकलो जहाँ पे अमीलिया को ले जा रहे हैं। एडिथ बताती है कि मैंने तुम्हें एक फ़ाइल भेजी है जिसको खोलते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। और वो लोगों को उस जगह के बारे में पता चल जाता है। वो लोग उत्तरी जापान की पर्वतों की ओर निकलते हैं। उसी दौरान डॉक्टर फार्ली का हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंचता है और मिंकी देखता है कि वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं और इसी वजह से वो हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाता है। और उसके बाद डॉक्टर फार्ली अमीलिया को लेकर के वहां के कैंप पे पहुंचता है और वहां पे वो कुछ दिन रहने के लिए और अपना काम ख़त्म करने के लिए कहता है। तभी वहां पर 2 सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और वो उसे कोई वीडियो फुटेज दिखाते हैं जिसमें उन्हें पता चल जाता है कि वो बंदर उस हेलीकॉप्टर पर बैठकर यहाँ तक पहुँच गया है और वो उनसे रोकने के लिए कहता है और वो लोग मिंकी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिंकी बर्फ़ के नीचे दबा हुआ होता है। तभी वहाँ पे एक अनजान आदमी आता है और मिंकी को बचा करके ले जाता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि अमीलिया ने डॉक्टर फार्ली के ड्रिल में जो खराबी है उसे ढूंढ निकाला और ये बात वो डॉक्टर फार्ली को बताती है। ये बात सुन करके डॉक्टर फार्ली बहुत खुश होता है और वो उसे बताने के लिए कहता है, पर वो कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि मुझे डैड से बात करनी है। इसके वजह से डॉक्टर फार्ली थोड़ा नाराज़ हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं इंतज़ाम करता हूँ। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जिस आदमी ने मिंकी की जान बचाई थी वो उसे अपने घर में रखता है और उसके लिए खाना भी लाता है। और इसी दौरान हम अमीलिया को वीडियो कॉल पर देखते हैं और वहाँ पर वो अपने पिता से बात करती है। और जब अमीलिया अपने डैड से ये कहती है कि माफ़ कीजिएगा, मैंने उस दिन जले हुए टोस्ट की शिकायत की। और यहाँ पर एक गलती होती है। जो भी उससे बात कर रहा है वो ये बोल देता है कि कोई बात नहीं बेटा, हम सबको टोस्ट से नफरत है। ये बात अमीलिया को काफ़ी अजीब लगती है और वो चुपके से बाहर देखती है तो थोड़ी देर बाद वहाँ से डॉक्टर फार्ली जाते हुए नज़र आते हैं। वहाँ पे हमें पता चलता है कि डॉक्टर फार्ली ने ही उसके पिता का एक फेस मास्क तैयार किया है जिसे लगा करके और उसकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग को एक डिवाइस में कन्वर्ट करके वो अब तक अमीलिया को बेवकूफ़ बना रहा था, जिसकी वजह से उसे अभी तक ये लगता था कि वो अपने डैड से बात कर रही है। और उसके बारे में अमीलिया को पता चल जाता है और रात को वो भागने की कोशिश करती है, पर जब वो बाहर भाग रही होती है तो उसे ये नहीं पता होता है कि वहाँ पे लगी हुई इलेक्ट्रिक वायर में करंट आ रहा है और जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और वापस उसे अंदर ले आया जाता है। और डॉक्टर फार्ली अमीलिया से कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गई हो। और
और इसी दौरान माइक और डॉक्टर एमोर अमीलिया को ढूंढते हुए उत्तरी जापान की पर्वतों की ओर पहुंच जाते हैं। वहां पे डॉक्टर फार्ली के कुछ सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बना करके डॉक्टर फार्ली के पास ले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जिस आदमी ने मिंकी की जान बचाई थी, अब वो मिंकी को तैयार कर रहा है आगे की लड़ाई के लिए, और वहाँ पे उसके साथ कुछ फाइट सीन दिखाया जाता है जिसमें मिंकी जीत जाता है। आगे हम देखते हैं कि एडिथ को पता चलता है कि माइक से सारे कांटेक्ट टूट चुके हैं, और तभी सर्कस के सारे लोग कहते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, और फिर कहते हैं कि आगे का क्या प्लान है। तभी एडिथ बताती है कि मिंकी ने कुछ सामान भेजने को कहा है, और वो सामान मिंकी को मिल जाता है। उसके बाद वो लोग आगे निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं वो आदमी जिसने मिंकी की जान बचाई थी, वो उसे उस ड्रिल साइट के आसपास की पहाड़ियों के ऊपर छोड़ देता है और कहता है कि इससे आगे तुम्हें अकेले जाना होगा, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक पहाड़ी इलाका है। और इसके बाद मिंकी वहाँ से आगे निकल जाता है और डॉक्टर फार्ली अमीलिया को लेकर उस ड्रिल साइट पर पहुँचता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि उसने उस ड्रिल साइट को वोल्केनो के ठीक नीचे इस्टेब्लिश करवाया है। वो अमीलिया को अंदर ले जाता है और अपना ड्रिल दिखाता है, और उसके बाद वो कहता है कि तुम इसमें की खराबी ढूंढो। पर अमीलिया कहती है कि पहले मुझे अपने डैड से बात करनी है, अपने असली डैड से। और उसके बाद डॉक्टर फार्ली अमीलिया को अपने डैड से मिलवाता है, उसके डैड से मिलवाता है। और जब वो उसे मिलती है तो वहाँ पे डॉक्टर एमोर को देख करके काफ़ी खुश हो जाती है। के बाद डॉक्टर फार्ली अमीलिया को लेकर के वहाँ से निकल जाता है। इसी दौरान मिंकी भी उस पहाड़ी के ऊपर पहुँच जाता है, और वहाँ पे वो 2 सिक्योरिटी गार्ड को देखता है जिन्हें वो आपस में लड़वा करके चुपके से वहाँ से उसके अंदर घुस जाता है। उसके बाद अमीलिया अपना सारा प्लान बताती है, और वो बताती है कि ये एक इलास्टिक हेयर बैंड के द्वारा होता है। और उसके बाद डॉक्टर फार्ली ये देख करके काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता है कि हमें एक इलास्टिक हेयर बैंड तैयार करना है जो कि इससे 100 गुना ज़्यादा ताकतवर हो। इसके लिए वो अपने आदमियों को 30 मिनट का वक्त देता है। जैसे ही वो इलास्टिक हेयर बैंड तैयार हो जाता है और वो ड्रिल काम करने लगता है, डॉक्टर फार्ली अपने उस आदमी को ये इजाज़त देता है कि वो उसके डैड को मार दे, और साथ में उस महिला वैज्ञानिक को भी। और डॉक्टर फार्ली का आदमी उसे ले करके उसे मारने के लिए जाता है। जब वो लोग जा रहे होते हैं तो रास्ते में मिंकी उन लोगों से निपट करके उन लोगों को बेहोश कर देता है। मिंकी, डॉक्टर एमोर, माइक दोनों बच जाते हैं, और तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर फार्ली ने ड्रिल को शुरू कर दिया है और वहाँ पे अर्थक्वेक की संभावना बनने लगती है। डॉक्टर एमोर डॉक्टर फार्ली के पास पहुँचती है और वो उससे झूठ कहती है कि मैंने इसके बाप को ख़त्म कर दिया। और डॉक्टर एमोर डॉक्टर फार्ली से झूठ कहती है कि मैं भी इन सब में शामिल होना चाहती हूँ, और वो इसी में उलझाए रखती है। और इसी वक्त तभी माइक और मिंकी वहाँ पे अचानक आ जाते हैं और वहाँ पे एक जोरदार लड़ाई शुरू होने लगती है। हम देखते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर फार्ली के आदमी बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसी वजह से उन लोगों को लड़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। तभी अचानक वहाँ पे वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने मिंकी की जान बचाई थी, और वो लोग कहते हैं कि तुम्हें मदद की ज़रूरत है। और इसी दौरान लड़ाई शुरू होती है, और थोड़ी देर की लड़ाई के बाद सब कुछ कंट्रोल में होता है। अचानक वो आदमी वहाँ वापस आता है जिसको मिंकी ने बेहोश कर दिया था, और मिंकी उसे फिर एक जोरदार पंच मार करके बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर एमोर और अमीलिया उस ड्रिल को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी अमीलिया बताती है कि हम इसे रोक नहीं सकते। तभी अचानक उन्हें याद आता है उस इलास्टिक हेयर बैंड के बारे में, और वो उस बैंड को हटा देते हैं। उस बैंड को हटाते ही ड्रिल में गर्मी बढ़ने लगती है, और तभी डॉक्टर एमोर कहती है कि जब तक ये फटता है इससे पहले यहाँ से निकल लो। और वहाँ से तुरंत वो सारे लोग बच करके निकल जाते हैं, और वो सारे लोग वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि ड्रिल बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से वहाँ पे ड्रिल फट जाता है, और वहाँ पे डॉक्टर फार्ली और वो सारे लोग मारे जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो आदमी जो अमीलिया का पीछा कर रहा था वो बच निकलता है, और वो भी उनका पीछा करने लगता है उन्हें मारने के लिए। तभी मिंकी उसके ऊपर बंदूक से हमला करता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो बर्फ में दबकर मारा जाता है, क्योंकि ड्रिल के फटने की वजह से पहाड़ खिसकने लगते हैं और पहाड़ टूटने लगता है। और माइक और मिंकी जब वो लोग भाग रहे थे तो पहाड़ी खिसकने की वजह से वो लोग रास्ते से भटक जाते हैं, और मिंकी और अमीलिया एक दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से माइक थोड़ा परेशान होता है और माइक की गाड़ी नीचे जा कर के रुक जाती है। और तभी वो लोग देखते हैं कि अमीलिया और मिंकी पहाड़ी से नीचे गिर रहे हैं। इसी दौरान मिंकी अमीलिया के कंधे पे बैठ जाता है और अपने पैराशूट को ऑन करता है, जिसकी वजह से उन लोगों की जान बच जाती है। और माइक और डॉक्टर एमोर काफ़ी खुश होते हैं।
इसके बाद माइक अमीलिया को अपने गले से लगाता है और वो काफ़ी खुश होता है और वहाँ पे वो मिंकी से भी मिलवाता है और अमीलिया डॉक्टर एमॉट से मिल करके भी काफ़ी खुश होती है। अमीलिया अपने डैड से कहती है कि आप वाकई एक जासूस हैं, क्योंकि अमीलिया इससे पहले अपने डैड की इन सब बातों पे विश्वास नहीं करती थी। वहाँ पर वो आदमी आता है जिसने मिंकी की जान बचाई थी और वो उसे इस दुनिया को इस देश को बचाने के लिए थैंक यू कहता है और वहाँ से निकल जाता है। इसी दौरान एडिथ का वीडियो कॉल आता है जिसमें उन्हें पता चल जाता है कि वो सारे लोग बच गए हैं, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। तभी मिंकी के पास भी एक वीडियो कॉल आता है जिसमें यूएस के प्रेसिडेंट उससे बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें एक टॉप सीक्रेट मिशन के लिए चुना गया है और एयरफोर्स 1 टोक्यो में तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसके बाद मिंकी तुरंत अपना गॉगल्स पहनता है और मुस्कुराता है और ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2004 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म की IMDb पे कुछ खास रेटिंग तो नहीं है, पर फिल्म वन टाइम वॉच के लिए काफ़ी बेहतरीन है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।